जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 24 फरवरी और दोस्तों आज के दिन हम डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज सुबह उठ के हम सबको एक खबर मिली कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया है। अब ये कोई नई बात नहीं है, लग ही रहा था, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। हालांकि काफ़ी सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का, खास करके काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो ऑथर्स हैं, उनका ये कहना था कि शायद व्लादिमीर पुतिन अटैक नहीं करेंगे, इन्वेड नहीं करेंगे यूक्रेन को, सिर्फ एक प्रेशर बना के रखा है ताकि कैसे वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा के अमेरिका के साथ इंगेज कर सकें। बट नेवरदलेस अब ये बात काफ़ी चर्चा में रहने वाली है। तो अभी आज के दिन तो बहुत भारी चर्चा हम इंटरनेशनल रिलेशंस की ही करेंगे। तो 3 एडिटोरियल्स हमारे आईआर से रिलेटेड है। तो आईआर जैसे कि आप जानते हैं GS2 का सिलेबस आ जाता है और एक एडिटोरियल हमारा हिंदू में आया है। अच्छा आर्टिकल है, अगेन लोगों के अपने ओपिनियंस हैं। फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी GS2 से रिलेटेड है। तो दोस्तों कुछ कारण के करके मेरे को समझ नहीं आया कि आप कईयों के कमेंट विजिबल मेरे को नहीं हुए जिन्होंने कल आंसर्स कमेंट करे होंगे। तो आई डोंट नो, वी आर स्टिल चेकिंग अप कोई ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम है, व्हाटएवर इट इज। बट नेवरदलेस आप कमेंट करते रहिए, कीप ऑन कमेंटिंग। जब भी आपके जो आंसर्स हैं जब विजिबल होंगे तो मैं जरूर इस पर फीडबैक देकर रिप्लाई जरूर करूंगा। सो दोस्तों इस आज की डिस्कशन में भी हर एक एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं, किसी को 200 वर्ड्स में, वो मेंशन्ड है 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, व्हाटएवर द वर्ड लिमिट इज। तो आप चाहें तो आप पूरे वर्ड लिमिट पे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी आंसर कर सकते हैं, 80 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, ऊपर लिख देना कि मैंने शॉर्ट में इसको ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करा है, इसको लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन। चलिए तो दोस्तों पहला आर्टिकल द हिंदू में आया है। यूक्रेन क्राइसिस की अगर हम बात करें, क्या कंटेक्स्ट है, तो जैसे कि आप जानते हैं रशिया ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन ग्रांट किया है टू द 2 सेपरेटिस्ट रीजन जो कि डॉनबस रीजन में आते हैं यूक्रेन के, बाय द नेम ऑफ डोनेट्स्क एंड लुगान्स्क। तो यहां पे अब यहां पे जो रशियन आर्मी है, अगर हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो अंडर द गाइज, तो उन्होंने जो सोल्जर्स डिप्लॉय करे थे इस रीजन में, देखिए अब अगर हम थोड़ी कंटेक्स्ट की बात करें, देखिए ये जो दोनों रीजन है, डोनेट्स्क रीजन की बात करें, लुगान्स्क रीजन की बात करें, ये दोनों ऑटोनॉमी चाह रहे हैं 2014 से। 2014 में जब क्रिमिया को नेक्स्ट किया था यूक्रेन से, क्रिमियन पेनिनसुला को, तो ऐसा माना जाता है कि जो डॉनबस रीजन है, मैं आपको पहले मैप में दिखा देता हूं, ये आपका डॉनबस रीजन है, ये आपका लुहांस्क आ गया, ये आपका डोनेट्स्क आ गया, राइट। दिस इज द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ यूक्रेन, इसको डॉनबस रीजन भी कहा जाता है ना। अब ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा प्रो रशियंस हैं। तो ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो रिबेल्स हैं, दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स बीइंग अ पार्ट ऑफ रशिया। देखिए अब हमने जब फ्यू मिनट सीरीज भी डिस्कस करी थी यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर, तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि ये जो रशिया के लोग हैं, जितनी इमोशनल अटैचमेंट रशिया के लोगों की यूक्रेनियंस के साथ है, उतनी किसी भी फॉर्मर सोवियत यूनियन मेंबर स्टेट के साथ नहीं है। यानी कि जो रशिया के लोग जो प्यार और जो कनेक्शन यूक्रेन के लोगों के साथ फेस करते हैं, जो फील करते हैं, वो उतना कनेक्शन शायद वो बेलारूस के लोगों के साथ या कजाकिस्तान के साथ इतना नहीं फील करते हैं ना। अब ये दोनों रीजन अब ये ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, बिकॉज ये जो रीजन है ये भी नहीं चाहते कि यूक्रेन जो है नेटो का हिस्सा बने। अब मॉस्को ने क्या किया है, आर्मी भेजी है अंडर द गाइज ऑफ बीइंग कि भाई रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, ताकि कैसे जो यहां पे जो रहने वाले लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग रशियन एथनिक टाइज हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है अंडर द वेक ऑफ कि भाई अगर नेटो के अंडर यूक्रेन आ जाए। अब जो लड़ाई होगी यूक्रेन में, देखिए अब ये लड़ाई तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, अभी हम पैंडेमिक से निकल रहे हैं, है ना। अभी 2 साल से पैंडेमिक से पूरी दुनिया जूझ रही थी। अब ये लड़ाई के जो बादल यूक्रेन पे छाए हुए हैं और जब लड़ाई हो भी रही है, अभी आज सुबह से हम न्यूज चैनल्स में भी, टीवी पे भी हम ये सब इमेजेस देख रहे हैं, दिस विल बी वेरी डिजास्टर्स फॉर यूरोप एंड फॉर द होल वर्ल्ड। देखिए ये यूक्रेन की जो लड़ाई है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग 1991 के बाद, जब से डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ है, उसके बाद ये सबसे एक ऐतिहासिक मोमेंट है कि जो कि ग्लोबल ऑर्डर को बिल्कुल चेंज कर सकता है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज जियोपॉलिटिकल मूवमेंट एंड दिस हैज द पोटेंशियल ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल ऑर्डर व्हिच वाज सेट आफ्टर 1991। अब सिक्योरिटी ऑफ, बार बार ये बात आती है, सिक्योरिटी ऑफ वन मिलिट्री अलायंस एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। ये अब देखिए, अब यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए अब रशिया क्या कह रहा है। देखिए रशिया इतनी देर से ये कह रहा है, इतने 8 साल से ये बात कह रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन ये बात कह रहे हैं, देखो भैया मैं मिखाइल गोर्बाचेव नहीं हूं। जो वादे आपने 1991 में करे थे, 1997 में जो नेटो रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी में आपने वादे करे थे, सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि जो एरियाज
जो पहले रशिया का हिस्सा था, सोवियत यूनियन का हिस्सा था, अब वहां पे नेटो को एक्सपैंड करें। ये बात व्लादिमीर पुतिन बार बार करी जा रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने इसी करके तो इतने सारे लोग, इतनी सारी आर्मी वहां पे डिप्लॉय करके रखी थी कि भाई टेबल पे आके आमने सामने बैठ के बातचीत तो हो, एटलीस्ट अमेरिका आके आमने सामने बैठ के नेगोशिएट तो करे, बातचीत तो करे। इस करके इतनी हैवी मिलिट्री वहां पे डिप्लॉय करनी पड़ी। लेकिन अब जब व्लादिमीर पुतिन को लगा कि उसकी डिमांड्स नहीं मानी जा रही है, तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो इस करके उसने आज आर्मी को इन्वेड कर दिया यूक्रेन में। चलिए, अब वेस्ट वर्सेस मॉस्को की बात हो रही है यहां पे। देखिए, अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि भाई देखिए, अब यूक्रेन की जो ऑटोनॉमी है, यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है, उसके ऊपर खतरा है रशिया की डोमिनेंस से, रशिया के अग्रेशन से, कि अगर यूक्रेन चाहता है नेटो का हिस्सा बनना तो क्यों नहीं बन सकता। रशिया ये बात कह रहा है दैट देखो, ऐसे कैसे यूक्रेन आपका नेटो का हिस्सा बन जाएगा, आपने हमारे साथ प्रॉमिस करा था 1991 में, उसके बावजूद, वो प्रॉमिसेस के बावजूद भी 13 से ज्यादा जो स्टेट्स थी ईस्टर्न यूरोप की, वो आज नेटो का हिस्सा हैं। अब व्लादिमीर पुतिन भी ये बात को नहीं समझ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को अब कौन समझाए कि वो जो स्टेट्स जिन्होंने नेटो की मेंबरशिप अडॉप्ट करी है, ठीक है, अब वो अपनी मर्जी से नेटो का हिस्सा बने हैं। जो 13 स्टेट्स आज नेटो का मेंबर्स हैं, खास करके ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज की अगर हम बात करें। अब लेकिन व्लादिमीर पुतिन बार बार कहने के भी हमारी एथनिक टाइज हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग, हमारी जो एथनिक टाइज हैं यूक्रेन के लोगों के साथ वो सदियों पुरानी हैं, तो ऐसे कैसे हमारे ही नेबरहुड में, हमारे ही पड़ोस में नेटो की फोर्सेस डिप्लॉय हो जाएंगी। ठीक है, टॉक्स बिटवीन रशिया, यूक्रेन एंड यहां पे एक और बॉडी का नाम आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। नाउ दिस लेड टू द मिन्स्क प्रोटोकॉल्स। मिन्स्क क्या है? मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। ये 2014-15 में हुआ था, ठीक उसी वक्त जब क्रिमिया को नेक्स्ट किया गया था। अब ये मिन्स्क प्रोटोकॉल में, देखिए अब ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ब्रीफली मिन्स्क प्रोटोकॉल में क्या डिस्कस किया गया था? सीज फायर, कि भाई ठीक है, जो अग्रेशन रशिया दिखा रहा था कि भाई रशिया ने जब क्रिमिया को नेक्स्ट किया, और साथ में ये जो ईस्टर्न यूक्रेन रीजन में, जो डॉनबस रीजन में जो सेपरेटिस्ट ने भी इच्छा दिखाई कि हम भी रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उस वक्त एक सीज फायर साइन किया गया जहां पे ये बात करेगी कि देखो, ये ऑटोनॉमी तो नहीं मिलने वाली है डोनेट्स्क और लुहांस्क को, लेकिन हाँ डिसेंट्रलाइजेशन यहां पे जरूर हो सकता है। कि हम ये जरूर इस अग्रीमेंट के चलते, मिन्स्क प्रोटोकॉल के चलते ये डिसाइड किया गया था दैट वी कैन डिसेंट्रलाइज पावर विदाउट रिकॉग्नाइजिंग कि वो ऑटोनोमस होंगी। अब देखिए, ये जो सिलसिला है बातचीत का, ये 2014 से मिन्स्क प्रोटोकॉल से चलता आ रहा है। अब 2019 की बात करें तो यहां पे नॉर्मैंडी पेरिस प्रोसेस हुआ था। अभी भी रिसेंटली हमने न्यूज में पढ़ा कि जो इमैनुअल मैक्रोन थे वो रशिया गए थे व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए। जर्मनी के जो नए चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, वो भी गए थे बातचीत करने के लिए। ठीक है, अब ये जो बातचीत चल रही है, अब देखिए यहां पे सवाल उठते हैं यूरोपियन यूनियन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो कहते थे, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते थे कि मैं ऐसे चेक साइन करके नहीं देता रहूंगा आपको, कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद अकाउंटेबल होइए। इतने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका साइन करके दे रहा है नेटो को, कि भाई व्हाई इजंट यूरोपियन यूनियन सफिशिएंट टू सेफगार्ड इटसेल्फ। अब जो बाइडेन को तो मौका मिल गया जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में, तो जो बाइडेन तो वैसे भी चाहते हैं कि कैसे अमेरिका कैन बी बैक ऑन द प्लेट, कैसे अमेरिका कैन बी मोर रेलेवेंट इन द ग्लोबल अफेयर्स, राइट नाउ। अब यूरोपियन यूनियन के जो अफेयर्स हैं, मोस्टली यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है? एक फ्रांस और एक जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी बहुत कोशिश कर रही है कि कैसे, कर रही थी रादर, अब तो चलो क्राइसिस हो गया, कि कैसे इस क्राइसिस को रोका जा सकता है। देखिए, एक बात हमको यहां पे समझनी और भी बहुत जरूरी है, वो क्या है कि देखिए, जो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी है वो रशियन इकोनॉमी के साथ बहुत ज्यादा डीपली इंटीग्रेटेड है। देखिए, रशिया के पास क्या है देने को? रशिया के पास गैस है, रशिया के पास ऑयल है। अब वो जो हम नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की बात करें, तो कितनी सारी गैस उस पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट होती है टू जर्मनी, टू फ्रांस, टू इटली। अब ये सब कंट्रीज भी बहुत डिपेंडेंट है रशियन इकोनॉमी के ऊपर। आज जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं, तो ट्रेड कैसे होगा? कैसे वो अपनी एनर्जी नीड्स को मीट कर पाएंगे, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या ये आग में घी डालने वाली बात है, एडिंग यूक्रेन टू नेटो? ठीक है, अब नेटो मेंबरशिप अगर यूक्रेन को मिल जाती है, चलो यूक्रेन की अपनी मर्जी, वो नेटो मेंबरशिप ले, जो मर्जी मेंबरशिप ले, उससे क्या होगा? अब यूक्रेन को ज्यादा और पावर मिल जाएगी। यूक्रेन विल रिक्वायर एडिशनल मसल, कि कैसे वो अपना कंट्रोल रीगेन कर सकता है ओवर दी सो कॉल्ड ऑटोनोमस रीजन्स ऑफ लुगांस्क और डोनेट्स्क। अगर नेटो का हिस्सा यूक्रेन बन जाता है, तो नेटो मिसाइल्स मॉस्को से कितने डिस्टेंस की दूरी पे होगी? सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे। अब रशिया नेटो जो पार्टनरशिप थी फॉर पीस, जो 1994 में एग्रीमेंट साइन किया गया था, या जो नेटो रशिया फाउंडिंग एक्ट 1997 का था, यहां पे कमिटमेंट करी गई थी, वादा किया गया था अमेरिका की तरफ से कि भाई हम नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बट ऑब्वियस है कि अगर नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता है, ईस्टवर्ड यानी कि ईस्टवर्ड यूरोप को एक्सपेंशन होता है, तो रशिया की जो सिक्योरिटी है दैट वुड बी अंडरमाइंड। ठीक है, यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन एक्ट्स एज अ बफर, एज अ ब्रिज बिटवीन रशिया एंड यूरोप। तो चाहे हम नेपोलियन की बात करें, चाहे हम हिटलर की बात करें, तो जितने भी अटैक्स रशिया पे पहले हुए हैं, वो दे हैव बीन बाय पासिंग थ्रू यूक्रेन। नाउ
अब यहां पे अमेरिका के लिए कोई जश्न का मौका है, अमेरिका इस बात पे खुशी मनाएगा, डेफिनेटली अमेरिका के लिए खुशी का मौका है। पहली बात कि रशिया's पोजीशन एंड इट्स सेंडिंग ऑफ इट्स आर्मी एज पीस कीपर्स, नाउ दिस विल लीड टू हेवी सैंक्शंस ऑन रशिया। पहली बात तो ये होगी है, ठीक है, चलो रशिया कहता है लगा दो सैंक्शंस, व्लादिमीर पुतिन को किसी चीज का डर नहीं है, वो कह रहा है आप जितने मर्जी सैंक्शन आपने लगाने लगाइए, कोई बात नहीं, हमारा काम फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। रशिया ने अब मिस्टर बाइडेन को एक अपॉर्चुनिटी दी है, अमेरिका को अपॉर्चुनिटी दी है कि कैसे वो फिर से जो नेटो अलायंस है उसको फिर से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। देखिए यूरोपियन अलायंस की बात करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि यूरोपियन यूनियन का कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है, उनका जो आर्किटेक्चर है वो नेटो के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहां पे ऑब्वियसली जो बाइडेन को फिर से मौका मिलेगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो नेटो से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे थे, लेकिन जो बाइडेन अब नेटो को और रेलेवेंट करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन इससे किसका नुकसान है? इससे यूरोप का नुकसान है। ये मुद्दा आराम से डिप्लोमेटिकली पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता था। कल हमने बात करी कि जो बाइडेन अपना ध्यान इंडो पैसिफिक से क्यों भटका रहे हैं, क्यों अपना ध्यान यहां पे यूरोपियन यूनियन के अफेयर्स में तक कर रहे हैं। नाउ द यूएस हैज आल्सो बीन वेरी अनहैप्पी कि जो यूरोपियन यूनियन की स्टेट्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन रशिया, कि भाई रशियन इकोनॉमी आज के टाइम पे अगर थ्राइव कर भी रही थी, किसके कारण कर रही थी? बिकॉज इतना सारा जो नेचुरल गैस वहां से एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन को। तो अब यहां पे अमेरिका के लिए बहुत खुशी का मौका है। अब अमेरिका चाहेगा कि भी हमारे पास इतनी गैस है, हमारे पास इतना तेल है, आप हमसे खरीदिए, आप कतर से खरीदिए, सऊदी से खरीदिए, आप रशिया के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रशिया से जो गैस आ रही थी बाय दिस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, नाउ दैट वाज कमिंग एट अ वेरी वेरी चीप एंड वेरी रीजनेबल प्राइस। तो दोस्तों ये हमारी नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का यहाँ पे मैप है। तो ये यहां से शुरू होती है, ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 है, और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है दिस इज नॉर्थ स्ट्रीम 2। ये कोई OnePlus का फोन नहीं है नॉर्ड, तो डोंट मिस्टेक फॉर दैट। और इसको बनाने के लिए कितने लाख, $11 बिलियन की ये पाइपलाइन बनी है। तो दिस विल प्रोवाइड गैस राइट फ्रॉम द आर्कटिक रीजन इन रशिया टू ग्रेसफॉल्ड इन जर्मनी। अब स्पॉटलाइट ऑन यूक्रेन की बात करें। अब देखिए, अब इंडिया और इवन सरप्राइजिंगली चाइना, अब इनिशियली तो वो रशिया अब वो चुप थे। अब हमने बात करी ना कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस पे भी कुछ ज्यादा नहीं रशिया के अगेंस्ट बोला, ठीक है। अब हर कोई देश कह रहा था कि रशिया एग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन इंडिया ने अभी भी चुप्पी बनाई रखी थी अपनी रशिया के एक्शंस के टुवर्ड, चाहे वो क्रिमिया एनेक्सेशन था तभी भी इंडिया ने चुप्पी बनाई हुई थी। लेकिन अब देखिए हमारा वहां पे बहुत सारा डायस्पोरा यूक्रेन में भी फंसा हुआ है। तो अभी की बात करें तो इवन चाइना और इंडिया दोनों अब ये चाह रहे हैं कि भी ये लड़ाई ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। दे आर वांटिंग फॉर डी एस्केलेशन, कि कैसे इस क्राइसिस को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अभी तक तो इंडिया चुप था। यूक्रेन क्राइसिस से ज्यादा बड़े क्राइसिस दुनिया के पास 21वीं सदी में कौन से हैं? क्लाइमेट चेंज की बात करें, पैंडेमिक्स की बात करें, भी 2 साल से हम महामारी से जूझ रहे थे। तो क्या अब हम चाहेंगे कि चलो अगर महामारी खत्म हो गई है, कोरोना वायरस का 3rd वेव 4th वेव जो भी वेव आ रहा था खत्म हो गया है, तो अब हम लड़ाई करनी शुरू कर दें, एक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए यहाँ पे? हम नहीं चाहेंगे ना। ना यूक्रेन की बात करें तो उनकी इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी नहीं है। इट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, महंगाई एंड ह्यूज गैस बिल्स। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है, ये डेवलपिंग स्टोरी है तो यूक्रेन को लेके आर्टिकल्स और आते रहेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, ये काफी अभी चर्चा में रहने वाला है, काफी पेचीदा मामला है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद सबसे इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल इवेंट ये हुआ है, खास करके अभी तक जो लग रहा है 21वीं सदी का, राइट। तो क्वेश्चन क्या बनता है, यूक्रेन इज अ कंट्री डीपली पोलराइज्ड बिटवीन प्रो रशियन एंड एंटी रशियन पॉलिटिक्स। इसको आप कमेंट करिए सिर्फ 150 शब्दों में। अगला आर्टिकल तो गो नो फर्दर। अब ये भी अगेन इसी क्राइसिस से ही रिलेटेड है, क्राइसिस इन यूक्रेन से रिलेटेड है, तो बहुत छोटी बात करेंगे यहाँ पे, छोटा सा आर्टिकल है ये, ठीक है ना। अब व्लादिमीर पुतिन ने जो सो कॉल्ड अपनी रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी हैं, जो रशियन सोल्जर्स भेजे हैं डोनेट्स्क और लुगांस्क रीजन में, भाई वो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, वो वहां पे जो हमारे भाई हैं, जिनके हमारे साथ एथनिक टाइज हैं, सिविलाइजेशनल टाइज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए अपने अपने आदमी भेजे हैं। तो ये व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन इज शोइंग कंप्लीट डिसरिगार्ड कि भाई ये आप एक्शंस तो ले रहे हैं, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अब यहाँ पे ईगो की बात आ जाती है। अब व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई जो मर्जी करना कर लो, मैं तो यहाँ पे मैं डटा हुआ हूं कि भाई नोबडी कैन शेक मी। बट इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? पुतिन ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्न यूक्रेन है दैट वाज क्रिएटेड बाय कम्युनिस्ट रशिया। तो पुतिन कह रहे हैं कि मैं अब पुतिन ये कह रहे हैं कि 1991 से अमेरिका कह रहा है कि हम नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी प्रोमिसेस तोड़ी जा रहा है। अब रशिया भी अपने आप को नहीं चाहता, व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते कि अमेरिका उनको हल्के मिले। व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को खड़ा करने में, यूक्रेन को बनाने में लेनिन का, स्टालिन का, क्रुश्चेव का बहुत बड़ा हाथ था। पुतिन जिस तरह की नेशनलिज्म शो कर रहे हैं, नाउ हिज काइंड ऑफ नेशनलिज्म सीक्स टू रीड्रॉ बॉर्डर्स एंड रीराइट हिस्ट्री, राइट, इमेजिनिंग कि ये समहाउ जो रशिया की लॉस्ट ग्लोरी है। देखिए
हमने इन्हें कल भी आपको डिस्कस किया था, आपके साथ बात करी थी कि व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जो हुआ था ये 20वीं सदी का सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, तो वो अपनी लॉस्ट ग्लोरी को रिवाइव करना चाह रहे हैं नाउ। अब लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ सच अ बिग वॉर। अब यहां पे ओनस लाइज ऑन अमेरिका, ओनस लाइज ऑन अमेरिकन लेड नेटो, यूएस लेड नेटो। अब कोशिश करनी चाहिए कि इस क्राइसिस को और ज्यादा बढ़ावा ना दिया जाए और कैसे डिप्लोमेटिकली इस बात को रिजॉल्व की जाए। बार बार ये बात सारे इंटरनेशनल रिलेशंस ऑथर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि जो बाइडेन भैया प्लीज आप इंडो पैसिफिक पे फोकस करिए, छोड़ दीजिए यूरोप को, कि यहां पे पीसफुली अगर मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे तो बहुत बेहतर है। पुतिन का जो कंसर्न है अबाउट एक्सपेंशन ऑफ नेटो वो गलत भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। अब अगर हम अपनी बात करें या अमेरिका की बात करें, अगर हम चाइना को कंटेन करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में, अगर इंडिया, अब अमेरिका इतने सारे ब्लॉक्स बना रहा है, ऑकस बना रहा है, क्वाड बना रहा है, तो हमारा भी तो कंसर्न है ना इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने का। तो रशिया गलत क्यों होगा फिर? तो रशिया अगर कह रहा है कि नेटो का एक्सपेंशन मेरे बिल्कुल दरवाजे पे हो रहा है, तो रशिया भी गलत नहीं है यहां पे कहने के लिए। तो इट इज वेरी अनरीजनेबल एंड इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द नेटो अलायंस टू डिसमिस जो कंसर्न्स हैं। बातचीत कर लेते ना, व्लादिमीर पुतिन की जो डिमांड थी मान लेते, उसकी सुनते तो सही। वो तो कह रहा था मैं बातचीत करने को तैयार हूं, ठीक है, लेकिन आपने नहीं सुना, नेटो ने नहीं सुना। पुतिन इज, उसको कोई डर नहीं है, ही इज अनअफ्रेड ऑफ द वॉर और द डेवास्टेशन व्हिच कैन ब्रिंग टू, उसको ये नहीं रियलाइज हो रहा, उसको रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा कि भाई इस लड़ाई से मेरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है, बट इज लाइक ओके फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, वेदर इससे नुकसान पूरे यूरोप को हो, पूरी दुनिया को हो, लेकिन मैं अपना पॉइंट प्रूव करके रहूंगा। जो ग्लोरी थी यूएसएसआर की उसको मैं रिवाइव करके रहूंगा। क्वेश्चन क्या बनता है? तो आफ्टर 20 साल, आफ्टर 2 decades ऑफ अ पर्पसलेस वॉर इन अफगानिस्तान, पावर्स दैट क्लेम टू बी ग्लोबल लीडर्स, अब ये पावर्स दैट क्लेम टू बी ग्लोबल लीडर्स में डेफिनेटली मैं अमेरिका की ही बात कर रहा हूं, मस्ट ट्रेड मोर कॉशियसली एंड वाइजली, सब्सटैंशिएट योर आंसर्स विद आर्ग्यूमेंट्स, 250 शब्दों में। ठीक है जी, अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। अगेन ये छोटा सा एडिटोरियल है, तो यूक्रेन से थोड़ा उठ के अब हम जाते हैं इंडिया और यूएई के बीच में। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इंडिया यूएई के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे। तो खैर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सेपा में फर्क होता है। सेपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो कंप्लीटली जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो एलिमिनेट नहीं होते हैं सेपा के चलते। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कंप्लीटली जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं, बट वी आर वेरी क्लोज टुवर्ड्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हो सकता है मई जून तक हमारा एक फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाए, बट दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप व्हिच हैज हैपेंड। सो इंडिया अनाउंस्ड द साइनिंग ऑफ द सेपा विद द यूएई। Now, India also needs to duplicate these efforts with other countries, Israel हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, तो उनके साथ भी देखिए। अब ये जो मैसेज पिछले 2 साल से जा रहा था कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है। इंडिया ये बात बहुत बार कह चुका है दैट लुक, हम किसी किस्म की प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम चाहते हैं लेकिन हम, हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है ना कि आप बोलो कि हम आरसीईपी का हिस्सा बन जाए, कि जहां पे चाइना बैठा है वहां पे भी आ जाए, तो ये हमारी मर्जी है, ये हमसे नहीं होगा। हम अपनी मर्जी के हिसाब से बायलैटरल जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको और हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए देखिए, अब गिव एंड टेक की बात आती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको अपने भी टैरिफ्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्केट एक्सेसिबिलिटी मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इतनी सारी वाइड मार्केट ऑडियंस मिले, तो आपको अपनी मार्केट भी खोलनी पड़ेगी, आपको टैरिफ्स भी कम करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंगली अगर हम आगे पिछले 2 सालों की बात करें, देखिए हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं दे हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, इवन अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ की बात करें तो इतने स्ट्रांग हमारे एक्सपोर्ट्स प्री पैंडेमिक लेवल्स के टाइम पे भी नहीं थे। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व इस अभी प्रेजेंटली जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं वो काफी अबंडेंट है। अब इस खुशी में, इस कंटेक्स्ट में इंडिया का जो रिन्यूड पुश है कि वो कैसे नेगोशिएट कर रहा है बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वेदर इट्स विद इजराइल, वेदर विद यूएई, वेदर विद ऑस्ट्रेलिया, अब ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। दैट इज अ वेरी वेलकम चेंज। नाउ वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस मोमेंटम। नाउ दिस वाज इंडीड अ वेरी क्विक कॉल, बिकॉज देखिए अभी सितंबर में बात शुरू करी गई थी, सितंबर ऑफ 2021 में। ठीक है, सितंबर ऑफ 2021 में बात शुरू करी गई थी कि भाई हम यूएई ने कहा था कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करना चाहते हैं। तो अब ये देखिए विद इन 6 मंथ्स आज एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो चुका है। दैट्स वेरी क्विक। अगर हम बात करें यूएई की तो कुछ फैक्चुअल बातें आ जाती हैं। इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में क्लोज टू $60 बिलियन। सो गुड। टारगेट क्या है? कि टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में ये 60 बिलियन को 100 बिलियन पे लेके जाना है। ठीक है, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी। इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स दे अमाउंटेड टू अबाउट $29 बिलियन इन द प्री पैंडेमिक फिस्कल ईयर व्हिच एंडेड इन मार्च 2020। और उसी दौरान यूएई के द्वारा जो ट्रेड था, जो एक्सपोर्ट था, दैट वाज, अब यूएई से हम क्या लेते हैं? ज्यादा हम तेल ही लेते हैं। तो यूएई ने लगभग $11 बिलियन का जो क्रूड ऑयल था वो हमको एक्सपोर्ट किया था। तो अब टारगेट है कि कैसे हम जो अपना ट्रेड का जो फिगर है, जो टारगेट है वो कैसे आने वाले समय में $100 बिलियन तक लेके जाएं।
चलिए क्वेश्चन क्या बनता है, पैंडेमिक हैज एक्सपोज्ड द पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज ऑफ एन इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक है जी, इसको इलैबोरेट करिए 150 शब्दों में। चलिए लास्ट एडिटोरियल आज का। तो अब देखिए, अब एक और डिस्क्लेमर आपको दे दूं, देखिए अब यहाँ पे जिसका एडिटोरियल हम डिस्कस करें उनके अपने व्यूज हैं, तो अब हमारा कोई यहाँ पे अपना बायस नहीं है, उनके व्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस करके ये बहुत ही अनबायस्ड वे में डिस्कशन है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि भी इसमें बात गलत है कि सही है तो कोई बात नहीं, आपका अपना कमेंट आप कर सकते हैं, बट नेवरदलेस वी आर जस्ट डिस्कसिंग बिकॉज ये आर्टिकल जो आया था हिंदू में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इस करके पर्पस था कि कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हम डिस्कस कर लें। बहुत ब्रीफली करते हैं कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का। तो अभी कुछ ही दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के केसीआर के चंद्रशेखर राव, उन्होंने कहा कि भी इंडिया को एक नए संविधान की जरूरत है। चलो वो कह सकते हैं, भैया भारत में आजादी है, किसी को भी कुछ कहने की कहो, आप कुछ भी कह सकते हैं। उनके हिसाब से जो सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स हैं, सेंटर का जो ओवरली डोमिनेट करने का रवैया है स्टेट्स के ऊपर, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है स्टेट्स को। तो उनका ये कहना है कि ऐसी एक नई संविधान बनाओ कि जहां पे स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है, स्टेट्स का जो से है वो ज्यादा हो। अब हम लूज फेडरेशन तो है नहीं ना ही हम एक यूनिटरी स्टेट है, क्वाजी फेडरल की बात आ जाती है। ठीक है, जहां पे क्वाजी फेडरल तो है लेकिन यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहेगी, यानी कि जो बाकी सब स्टेट्स को बाइंड करके रख सके। हाँ ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चाहे हम एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें या हम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, तो इन जजमेंट्स के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ यार ये बात स्टेट गवर्नमेंट्स की जो शिकायत करने वाली बात है कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन शो करते हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है, डेफिनेटली वो है, कंफ्लिक्ट्स होती हैं। बट सवाल ही उठता है कि क्या पीपल ऑफ इंडिया कैन दे गिव देमसेल्व्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने को टाइम लगा था ना, एकदम से रात को तो नहीं बन जाएगी, 2 दिन में तो नहीं बन जाएगी कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, उसकी पीडीएफ निकाल के ऐसे तो नहीं बन जाएगी। कैन वी मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? नेशन फर्स्ट की यहां पे बात आती है हम बात करें फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हम बी आर अम्बेडकर की बात करें। नाउ बी आर अम्बेडकर वॉज ट्रस्टेड फॉर हिज पैशन। देखिए बी आर अम्बेडकर राजनीति के चक्कर में, पावर ग्रैबिंग के चक्कर में नहीं आए थे। बी आर अम्बेडकर का क्या मोटिव था कि भाई वो ड्राफ्टिंग कमेटी में आए बाय ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही इज आल्सो कॉल्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका ये पर्पस था कि कैसे मैं शेड्यूल कास्ट की अगर बात करूं कि कैसे मैं अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड कर सकता हूं, ठीक है, ताकि कैसे हम एक कोहेसिव और एक इंक्लूसिव सोसाइटी के टुवर्ड्स बढ़ सके, जहां पे रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज कोई बैरियर ना हो टुवर्ड्स नेशनलिज्म। तो नतीजा क्या है नतीजा है कि जो आज हम संविधान देखते हैं जहां पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के राइट्स को सेफगार्ड किया जाता है और एक फाइन बैलेंस भी किया जाता है और साथ में अफर्मेटिव एक्शन की भी बात की जाती है। लेकिन आज के समय में आपकी जात, कास्ट और नेपोटिज्म, ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं अगर हमने म्यूनिसिपैलिटीज में भी इलेक्शन करने हो। तो आज के टाइम पे जैसे कि वो कहावत है कि इन इंडिया यू डोंट कास्ट योर वोट, इन इंडिया यू वोट योर कास्ट, ठीक है, वो बहुत पुरानी कहावत है। तो आज के टाइम पे तो हम कास्ट और नेपोटिज्म के पॉलिटिक्स देखते हैं, इस तरह की राजनीति देखते हैं। तो अगर आज एक म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में भी आपको कास्ट का कार्ड प्ले करना पड़ता है, आपको रिलीजन का कार्ड प्ले करना पड़ता है, तो आप कैसे एक नया संविधान बना पाएंगे जो कि सबके लिए इंक्लूसिव हो सके। सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें देखिए दोस्तों, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो संविधान बनने को टाइम लगा था, ठीक है, 2 साल से भी ज्यादा समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की बात करें तो अगर 5 मिनट भी वेस्ट होते थे ना एक दिन में, तो अगले दिन जो असेंबली जब मिलती थी तो वो सुबह 5 मिनट जल्दी मिलती थी या 5 मिनट एक्स्ट्रा काम करती थी, इतनी कीमत थी समय की। और आज के टाइम पे हर किस्म का मजाक देखने को मिलता है पार्लियामेंट में, लोग एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां मार रहे होते हैं। तो आज के टाइम पे कोई वैल्यू ऑफ टाइम है? आज के टाइम पे तो हंगामा करा लो, शोर शराबा करा लो, इस तरह के सीन देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट में। और चलो अब पार्लियामेंट को हम कहते हैं भी टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। काहे का टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी? यहां पे तो अगर आपने बिल्स पास करने हैं तो बिल्स पास करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जाता बिल्स पास करने के लिए, उनके क्या व्यूज हैं, क्या, चाहे ऑपोजिशन के व्यूज में कहता हूं बिल्कुल बेबुनियादी हो, बिल्कुल यूजलेस हो, राइट, लेकिन एटलीस्ट हम डेमोक्रेसी है तो सुन तो लेना सबकी। ऐसे हम ऑर्डिनेंस पास करके या सिर्फ अपनी नंबर की मेजॉरिटी दिखा के हम बिल्स पास करते रहेंगे तो वो तो डेमोक्रेसी वाली बात नहीं हुई। तो सवाल फिर ये उठता है कि हम इस तरह के माहौल में कैसे एक नई संविधान बना सकते हैं। नॉट नेशन, पार्टी फर्स्ट। अब आज के जो राजनेता उनके लिए कहने को चलो वोट लेने के लिए कह देते हैं भी इंडिया फर्स्ट, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो पार्टी है वो फर्स्ट होती है, जो भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन जो हमारे मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, नाउ दे हैड इमर्ज्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ कॉलोनियल रूल। उन्होंने बहुत सारे साल, कितने सारे साल अंग्रेजों के नीचे दब के सहा था।
अब उनको पता था कि क्या सफरिंग्स थी, किस तरह की प्रॉब्लम से, किस तरह के अंधकार से उनके लोग निकले हैं। तो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात करी, लिबर्टी की बात करी, डिग्निटी की बात करी, अफर्मेटिव एक्शन की बात करी, ठीक है, कि कैसे सारे इंक्लूसिव किस्म के माहौल में रह सकते हैं, एंजॉइंग द सिविल राइट्स, एंजॉइंग द सिविल लिबर्टीज, ठीक है, ऑब्वियसली विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। लेकिन आज के लीडर्स में इस तरह की स्पिरिट देखने को नहीं मिलती है। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे चोज टू रिप्रेजेंट द नेशन फर्स्ट, लेकिन आज के टाइम पे लोग अपनी पार्टीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। टू गार्नर मोर वोट्स, ज्यादा वोट्स लेने के लिए आज के जो लीडर्स हैं वो प्रायोरिटी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को देते हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, या जातियों को देते हैं, कास्ट को देते हैं। अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, हम एक क्वाजी फेडरल हैं, हम लूज फेडरेशन नहीं है, ना हम एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिटरी स्टेट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक पर्पस के कारण जब हमारा संविधान बनाया था तो वहां पे जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिल्ट था दैट वाज टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज देखिए, अब इंडिपेंडेंस के बाद कितनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, इनका मर्जर टू द यूनियन ऑफ इंडिया करना था। इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, तो लूज फेडरेशन हम नहीं रख सकते थे। इट इज ट्रू, वेरी ट्रू कि गवर्नमेंट्स एट द सेंटर, चाहे वो कोई भी सरकार हो, अगर आज बीजेपी है, कल कांग्रेस थी, दे अब्यूज देयर पावर्स, खास करके जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको बिल्कुल तबाह करने के लिए, क्रिपल करने के लिए, ठीक है। लेकिन दैट डज नॉट कॉल फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो है, अगर हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करें अंडर आर्टिकल 31, तो स्टेट्स को जो भी तकलीफ है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो मैकेनिज्म्स हमारे संविधान में हैं, जिसके चलते स्टेट्स अपनी ग्रीवेंसेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एड्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे अंत में यही जो बात का फैसला किया गया इस आर्टिकल में कि एक नए संविधान बना देने से सेंटर स्टेट के जो झगड़े हैं वो सॉल्व नहीं हो जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत सफिशिएंट है, उन्हीं को और स्ट्रेंथन किया जाए तो बेहतर है। क्वेश्चन क्या बनता है, डू यू अग्री दैट इंडिया को एक नए संविधान की जरूरत है एज स्टेट्स कैन गेट ग्रेटर ऑटोनॉमी ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट? डू यू अग्री दैट इंडिया नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सो एज स्टेट्स कैन गेट ग्रेटर ऑटोनॉमी ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट? लगता है आप बताइए, अगर आपको नहीं लगता तो भी बताइए, सब्सटैंशिएट करिए अपने आंसर को विद आर्गुमेंट्स इन 250 वर्ड्स। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के 4 एडिटोरियल्स जो हमने डिस्कस करे। तो जाने से पहले आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स। तो मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि हालांकि ये जो 24 डेज यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कंवल सर ने शुरू करा है, वैसे तो इसकी जो एनरोलमेंट है 21 फेब तक थी, ठीक है, लेकिन एक लास्ट ऑफर के तौर पे बाय द एंड ऑफ दिस वीक हमने ये ऑफर अभी खोला हुआ है। तो अगर आपने ये ऑफर अवेल नहीं किया था, अगर आपने कोर्स अवेल नहीं किया, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। अगर इस कोर्स के बारे में कुछ मैं आपको खास बातें बताऊं तो इसमें लाइव मॉडल आंसर डिस्कशन रहेगा। जो भी आप आंसर्स, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको मॉडल आंसर भी बताया जाएगा, उसको डिस्कस भी किया जाएगा, और जो आंसर्स आप लिखेंगे, जो हम क्वेश्चन देंगे, राइट, इस पेड कोर्स में जो आपको क्वेश्चन देंगे उसमें आपके आंसर्स को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करके विद इन 48 आवर्स आपको फीडबैक दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है बाय कंवल सर। कंवल सर ने डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव शुरू किया था, यूट्यूब पे 12 बजे वो वीडियो आया करता था, आप सबने बहुत प्यार दिया, राइट। तो कंवल सर से आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, जब मर्जी चाहे आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। एक रियल टाइम 24/7 टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप है, जहां पे आपने कोई भी डाउट डिस्कस करनी है रिलेटेड टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन, वो आप कंवल सर से डिस्कस कर सकते हैं। ये सब कितनी कीमत पे? 3000 रुपए में, तो ज्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।